हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपी पीएससी आरओ एआरओ के लिए इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। 2 पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, यानी पारिस्थितिकी किसका अध्ययन है। ऑप्शन है ए जीव और वातावरण, ऑप्शन बी मनुष्य और वन, ऑप्शन सी मृदा और जल, और ऑप्शन डी पति और पत्नी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जीव और वातावरण। पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी जीव और वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, यानी जीव और वातावरण के बीच जो पारस्परिक संबंध होता है उसका अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिकी। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। ऑप्शन है ए जी टेलर ने, ऑप्शन बी ई हटिंगटन ने, ऑप्शन सी डी आर स्टोडर्ट ने, और ऑप्शन डी टांसले ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी टांसले ने। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया था ए जी टांसले ने 1935 में। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। यहाँ 4 कथन दिए गए हैं पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा, यह अजैविक और जैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है। तो ये कथन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में बिल्कुल सही है। पारिस्थितिकी तंत्र जैविक और अजैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में 2 घटक होते हैं, एक जैविक घटक और दूसरे अजैविक घटक। इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। पारिस्थितिकी तंत्र की अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। ऑप्शन नंबर सी है, यह एक बंद तंत्र होता है। तो ये कथन हमारा गलत है और हमें गलत ही बताना है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला हुआ तंत्र होता है, ना कि एक बंद तंत्र, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा और पदार्थों का निवेश और उनसे निकास होता रहता है। इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है, ना कि एक बंद तंत्र। और ऑप्शन नंबर डी है, यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। तो ये बिल्कुल सही कथन है। पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र है। इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं। ऑप्शन है ए आवास, ऑप्शन बी पारितंत्र, ऑप्शन सी निके, ऑप्शन डी बायोम, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आवास। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं आवास, यानी हैबिटेट। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में किसी विशेष प्रजाति या किसी विशेष प्रजाति के पौधे के जो सटीक जगह होती है, जहाँ वो किसी विशेष प्रजाति का पौधा या जंतु पाया जाता है, उस सटीक जगह को कहते हैं उसका आवास, यानी हैबिटेट। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन और कारण दिया गया है। हमें कूट की सहायता से बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कथन है हमारा, जीवमंडल एक खुला यानी विवृत तंत्र का उदाहरण है। तो कथन हमारा सही है। जो जीवमंडल होता है वो एक खुले तंत्र का उदाहरण होता है, क्योंकि उसमें पदार्थों का निवेश और निकास होता रहता है, ऊर्जा का निवेश और निकास होता रहता है। और कारण है हमारा, जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश और बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। कारण हमारा गलत है, क्योंकि जीवमंडल में पदार्थों के प्रारंभिक निवेश के बाद भी नए पदार्थों का निवेश हो सकता है। जीवमंडल में पदार्थों का निवेश और निकास होता रहता है और ऊर्जा का निवेश और निकास भी होता रहता है। इसलिए कारण हमारा गलत है और कथन सही है। इसका सही आंसर होगा कथन सही है और कारण गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन है ए जलमंडल, ऑप्शन बी जीवोम, ऑप्शन सी स्थलमंडल, ऑप्शन डी जैवमंडल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जैवमंडल। पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र यानी पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है जैवमंडल,
और जलमंडल, स्थलमंडल, जीवोम ये सब जैव मंडल के अंतर्गत ही आ जाते हैं। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। हमें जीव से जैव मंडल का एक सही क्रम बताना है। ऑप्शन है ए जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र, समुदाय, भूदृश्य। ऑप्शन बी भूदृश्य, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, जनसंख्या। ऑप्शन सी जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, भूदृश्य। और ऑप्शन डी जनसंख्या, भूदृश्य, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और भूदृश्य। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जीव से जैवमंडल तक जो जैविक संगठन होता है उसका सही क्रम है जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और भूदृश्य। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जनसंख्या आएगी। जनसंख्या होती है एक विशेष प्रजाति के जीवों की कुल संख्या को कहते हैं हम जनसंख्या। तो सबसे पहले आती है जनसंख्या, उसके बाद एक या एक से अधिक प्रजाति के जो जीवों की जनसंख्या होती है उसे मिलाकर बनता है समुदाय। तो जनसंख्या के बाद आता है समुदाय, फिर एक या एक से अधिक समुदाय यानी कई समुदाय मिलकर एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। तो समुदाय से बड़ा होता है पारिस्थितिकी तंत्र, और एक भूदृश्य में कई पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं, इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र से बड़ा होता है भूदृश्य। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सबसे छोटा जनसंख्या, जनसंख्या से बड़ा समुदाय, समुदाय से बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी तंत्र से बड़ा भूदृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है। ऑप्शन है ए तालाब, ऑप्शन बी खेत, ऑप्शन सी वन, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी खेत। खेत एक कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है, जबकि तालाब और वन प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में क्या सत्य है। यहाँ 4 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है। ऑप्शन ए है हमारा प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित होता है, तो ये कथन हमारा गलत है। प्राथमिक जो उपभोक्ता उत्पादक पर पूर्ण रूप से आश्रित होता है, ना कि न्यूनतम रूप से। प्राथमिक उपभोक्ता को कहते हैं हम शाकाहारी, तो वो उत्पादक पर पूर्ण रूप से आश्रित होता है, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। ऑप्शन बी है हमारा प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं, तो ये कथन भी हमारा गलत है। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में कम होते हैं, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होते हैं, इसलिए ये कथन गलत है। ऑप्शन नंबर सी है उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होते हैं, तो ये कथन हमारा सही है और हमें सही ही बताना है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। जो उत्पादक होते हैं किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक हमेशा प्राथमिक उपभोक्ताओं यानी शाकाहारियों से अधिक होते हैं, और शाकाहारियों की संख्या हमेशा मांसाहारियों से अधिक होती है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। और कथन नंबर हमारा मतलब ऑप्शन डी है हमारा द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली हैं, तो ये कथन भी हमारा गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होते हैं, नहीं, प्राथमिक उपभोक्ता अधिकतम होते हैं द्वितीयक उपभोक्ताओं से, तो ये कथन भी हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। ऑप्शन है ए मरुस्थलीय, ऑप्शन बी घास के मैदान, ऑप्शन सी पर्वतीय, ऑप्शन डी सामुद्रिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सामुद्रिक। जो सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र है वो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है, क्योंकि पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल पाया जाता है, इसलिए सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता। ऑप्शन है ए वनों को काटना, ऑप्शन बी वन रोपण, ऑप्शन सी वर्षा जल प्रबंधन, ऑप्शन डी जैवमंडल भंडार। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वनों को काटना। वनों को काटने से पारिस्थितिकी संतुलन गड़बड़ा जाता है, इसलिए ये यानी वनों को काटना पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है, जबकि वन रोपण, वर्षा जल का प्रबंधन और जैवमंडल भंडार ये पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि गलत है, मतलब पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में ये मदद नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका
पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? ऑप्शन है ए जल प्रबंधन, ऑप्शन बी वन रोपण, ऑप्शन सी औद्योगिक प्रबंधन और ऑप्शन डी वन्य जीव सुरक्षा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी औद्योगिक प्रबंधन। जल प्रबंधन, वन रोपण और वन्य जीव सुरक्षा का पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध है। ये सब पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए किया जाता है। जल का प्रबंधन हो या वन रोपण हो या वन्य जीवों की सुरक्षा हो, पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए किया जाता है। जबकि औद्योगिक प्रबंधन का पारिस्थितिकी संतुलन से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है? ऑप्शन है ए जनसंख्या, ऑप्शन बी वहन क्षमता, ऑप्शन सी संख्या या जैव द्रव्यमान का पिरामिड और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वहन क्षमता। किसी निश्चित क्षेत्र में यानी किसी निश्चित पारिस्थितिकी तंत्र में प्राणियों की संख्या की अधिकतम सीमा जिसे कोई पर्यावरण समर्थन कर सकता है, जिसे कोई पर्यावरण सहन कर सकता है, वो कहलाती है उसकी वहन क्षमता। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय वैज्ञानिक यूनेप यानी UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी अभिहित है? यानी किस भारतीय वैज्ञानिक को UNEP के द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी गई है? ऑप्शन है ए BB पाल, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी MS स्वामीनाथन और ऑप्शन डी R मिश्रा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी MS स्वामीनाथन। जो भारतीय कृषि वैज्ञानिक हैं MS स्वामीनाथन, उन्हें UNEP के द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी गई है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ था? ऑप्शन है ए ह्यूरोनियन हिमयुग में, ऑप्शन बी कार्बोनिफेरस हिमयुग में, ऑप्शन सी प्लीस्टोसीन हिमयुग में और ऑप्शन डी लिटिल हिमयुग में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी प्लीस्टोसीन हिमयुग में। जो प्रायद्वीपीय भारत है वो प्लीस्टोसीन हिमयुग में हिमानीकृत हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है ए थाने महाराष्ट्र से, ऑप्शन बी मैसूर कर्नाटक से, ऑप्शन सी दरभंगा बिहार से और ऑप्शन डी होशंगाबाद मध्य प्रदेश से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी होशंगाबाद मध्य प्रदेश से। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन होशंगाबाद मध्य प्रदेश से शुरू हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है? ऑप्शन है ए इकोर्निया, ऑप्शन बी ट्रैपा, ऑप्शन सी वोल्फिया, ऑप्शन डी एजोला। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इकोर्निया यानी जलकुंभी। विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है इकोर्निया यानी जलकुंभी, और इसे भारत में बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि भारत में बंगाल का आतंक कहा जाता है इकोर्निया यानी जलकुंभी घास फूस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए निम्न में से किसको गुब्बारों को भरने में उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन और ऑप्शन डी हीलियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हीलियम। मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए हीलियम गैस को गुब्बारों को भरने में उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि हीलियम एक एक्री है और एक अज्वलनशील गैस है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है ए वनारोपण, ऑप्शन बी खनन कार्य पर रोक, ऑप्शन सी वन्य जंतुओं का संरक्षण और ऑप्शन डी प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग को कम करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वनरोपण। मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कदम है वो है वनरोपण, क्योंकि किसी भी जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए एक स्वच्छ वातावरण सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वनरोपण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन है ए चीन, ऑप्शन बी मोन्टाना, ऑप्शन सी अर्जेंटीना और ऑप्शन डी ब्राज़ील। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोन्टाना। पश्चिमी अमेरिका के मोन्टाना प्रांत को डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको मार्क योजना 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई जिनका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक हो। यानी इको मार्क योजना शुरू की गई थी 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को, ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना जिनका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक हो। इसके लिए तो निम्नलिखित उपभोक्ता उत्पादों में से कौन सा इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है? यानी कौन सा ऐसा उपभोक्ता का प्रोडक्ट है जो कि इको मार्क योजना के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन है ए साबुन और अपमार्जक, तो ये आता है, ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी है कागज और प्लास्टिक, ये भी आता है। ऑप्शन सी है सौंदर्य प्रसाधन और एरोसोल, ये भी इको मार्क योजना के अंतर्गत आते हैं। और ऑप्शन डी है औषधियाँ और प्रतिजैवी, ये इको मार्क योजना के अंतर्गत नहीं आता है। तो और हमें नहीं ही बताना है कि कौन सा इस योजना के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये इको मार्क योजना के अंतर्गत नहीं आता है। जबकि साबुन और अपमार्जक, कागज और प्लास्टिक और सौंदर्य प्रसाधन और एरोसोल ये इको मार्क योजना के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? ऑप्शन है ए संक्रमिका यानी इकोटोन, ऑप्शन बी पारिस्थितिकी कर्मता, ऑप्शन सी आवास, ऑप्शन डी आवास क्षेत्र। यानी इनमें से कौन सा ऐसा पद है जो कि जीव के द्वारा ग्रहण किए गए दिक स्थान का ही नहीं, यानी किसी जीव के द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी क्या कार्यात्मक भूमिका है उसका भी वर्णन करता है? तो वो होता है पारिस्थितिकी कर्मता, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है कुछ बीमारियां यानी कुछ प्रदूषण और दूसरी तरफ है कुछ प्रदूषक। ये बीमारियां किसके कारण होती हैं, जैसे त्वचा कैंसर या फिर ध्वनि प्रदूषण, ये किसके कारण होता है वो हमें मिलाना है। सबसे पहला है हमारा त्वचा कैंसर, तो त्वचा कैंसर होता है पराबैंगनी किरणों के कारण, तो ए का है हमारा 2। बी है हमारा ध्वनि प्रदूषण, जो ध्वनि प्रदूषण की इकाई होती है, ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है डेसिबल में, तो बी का है हमारा 3। सी है हमारा वैश्विक तापन, वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है कार्बन डाइऑक्साइड, सी का है हमारा 4। और डी है ओजोन छिद्र, ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, तो डी का है हमारा 1। इसका सही आंसर होगा 2, 3, 4, 1, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। त्वचा कैंसर का कारण होता है पराबैंगनी किरणें, ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है, वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? ऑप्शन है ए पृथ्वी की ऊपरी परत के सिकुड़ने से, ऑप्शन बी चक्रवातों से, ऑप्शन सी समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से और ऑप्शन डी ज्वार भाटे से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से सुनामी की उत्पत्ति होती है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? ऑप्शन है ए खारे पानी का मगर, ऑप्शन बी ओलिव रिडले टर्टल यानी कुर्म, ऑप्शन सी गंगा की डोल्फिन और ऑप्शन डी घड़ियाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गंगा की डोल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी यानी नेशनल एक्वेटिक एनिमल है गंगा डोल्फिन और इसे राष्ट्रीय जलीय प्राणी घोषित किया गया था 2009 में, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने UPPSC RO ARO के लिए इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपने पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।